आई थिंक ये बात तो हम सब जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर्स ने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल दिया। फिर चाहे कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में डिजिटल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन शायद क्वांटम कंप्यूटर्स का आना इससे भी ज़्यादा हिस्टोरिक वाक़या हो सकता, क्योंकि ये कंप्यूटर्स एक न्यू जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं जो ट्रांजिस्टर्स पर नहीं बल्कि एटम्स, लिटरली एटम्स पर कंप्यूट करते हैं। अब सवाल ये है कि इस रेस में कौन कौन शामिल है, तो इसका जवाब है सब बड़े नाम और प्लेयर्स इस रेस का हिस्सा, जिसमें IBM, गूगल और इंटेल वगैरह शामिल है। क्योंकि अगर वो इस रेस का हिस्सा नहीं बनते तो सिलिकॉन वैली, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है, वो अगला रस्क बेल्ट बन सकता है। हर वो शख्स जो सिक्योरिटी में दिलचस्पी रखता है, वो क्वांटम कंप्यूटर्स में भी दिलचस्पी रखता है, क्योंकि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हर कोड को ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए FBI, CIA और तमाम नेशनल गवर्नमेंट्स इसे बहुत क्लोजली फॉलो कर रही हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स सब कुछ बदल देंगे, जिसमें ड्रग डिस्कवरी, हेल्थ केयर, मटेरियल साइंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, क्लाइमेट मॉडलिंग, वेदर प्रेडिक्शंस, एरोस्पेस एंड डिफेंस और फंडामेंटल साइंसेस। आज की इस वीडियो में हम इसी सब के बारे में देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर्स कैसे इन सब फील्ड्स को रेवोल्यूशनाइज कर सकता, या मैं कहूँ कि इन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता, तो ये भी गलत नहीं होगा। Almost $1 billion investment to help build a world-first commercial-scale quantum computer. It's quantum computing. तो कंप्यूटर्स की बेसिकली 3 स्टेजेस गुजरी हैं। सबसे पहली स्टेज थी एनालॉग कंप्यूटर की। सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर एंटिकथेरा मैकेनिज्म को माना जाता है। ये एक एंशिएंट ग्रीक डिवाइस था जिसको 2000 साल पहले बनाया गया था। इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करने के लिए होता था। इसका यूज़ सेलेस्टियल इवेंट्स और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए होता था। 1901 में एक शिपरेक से इसको डिस्कवर किया गया था, एंटिकथेरा आइसलैंड के पास ग्रीस में। इसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि ये मॉडर्न एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रिमिटिव वर्जन था। सबसे पहले इनिशियली एनालॉग कंप्यूटर्स बोन्स या स्टिक्स पर मबनी होते थे। ये जो कुछ भी जो काउंटेड में मददगार हो। कई हज़ारों सालों तक यही चलता रहा और फिर चार्ल्स बेबेज तक पहुंचा। चार्ल्स बेबेज ने गियर्स, लिवर्स और पुलिस की मदद से पहला एनालॉग कंप्यूटर बनाया और उसके रैंक को घुमाकर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैलकुलेट कर सकते थे। बैंकिंग और कॉमर्स के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा कीमती इंस्ट्रूमेंट था। लेकिन फिर एंट्री होती है वर्ल्ड वॉर 2 की। और जर्मन कोड्स को ब्रेक करने के लिए चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर काफ़ी एडवांस नहीं था, इसलिए ये काम मैथमेटिशियंस को दिया गया, जैसे कि एलन टर्निंग। और यहीं पर हमें ट्रांजिशन देखने को मिलती है एनालॉग कंप्यूटर से डिजिटल कंप्यूटर्स में। एलन टर्निंग ने कंप्यूटेशन के कवानीन को कोडिफाई किया, जिसे आज हम टर्निंग मशीन कहते हैं, और वो डिजिटल थे। डिजिटल रेवोल्यूशन ट्रांजिस्टर्स पर मबनी है, जो 0s और 1 पर काम करते हैं बिजली की रफ्तार पर। हर डिजिटल कंप्यूटर एक टर्निंग मशीन है। आज डिजिटल कंप्यूटर की एडवांसमेंट की वजह से एनालॉग कंप्यूटर कम रेलेवेंट है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर्स के बाद आता है क्वांटम एरा। रिचर्ड फेनमैन, जो कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक का फाउंडर है, उसने सोचा कि एक ट्रांजिस्टर को कितना छोटा बनाया जा सकता है, तो वो इस कंक्लूजन तक पहुंचा कि एक एटम को भी ट्रांजिस्टर बनाया जा सकता है, जो कि बिजली के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, ऑन या ऑफ नहीं बल्कि हर पॉसिबल स्टेट में। इसलिए हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, जो ट्रांजिस्टर्स पर नहीं बल्कि एटम्स पर कंप्यूट करते हैं। ट्रांजिस्टर्स 0s और 1s पर मबनी होते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स पर मबनी है, जो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए हमें नए तरीन मैथमेटिशियंस की ज़रूरत है, जो मॉलिक्यूल्स की वेव को डिस्कस कर सकें, और यही क्वांटम कंप्यूटर्स करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स पर मबनी है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स में इतनी कंप्यूटेशन पावर क्यों है? क्योंकि ये एक ही वक्त पर 2 जगह हो सकते हैं। यही क्वांटम कंप्यूटर्स की ताकत है। ये एक यूनिवर्स में नहीं बल्कि पैरेलल यूनिवर्सेस में कंप्यूट करते हैं। ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है कि पैरेलल यूनिवर्सेस में, लेकिन सच यही है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को समझें तो उसमें एक मिसाल है श्रोडिंगर्स कैट की। असल में ये मिसाल कुछ इस तरह है, आप एक बॉक्स ले, उसमें एक बिल्ली को रखें और ऊपर से उस बॉक्स को बंद कर दें। अब सवाल ये है कि क्या वो बिल्ली जिंदा है या मुर्दा?
जब तक आप उस बॉक्स को नहीं खोलते आपको नहीं पता वो एक ही वक्त में ज़िंदा भी है और मुर्दा भी, यानी कि वो एक सुपर पोजीशन में है। इसका मतलब कि यूनिवर्स दो हिस्सों में स्प्लिट है, एक यूनिवर्स में वो ज़िंदा और दूसरे में मुर्दा। असल में क्वांटम थ्योरी भी यही कहती है कि जब तक आप कोई मेजरमेंट्स नहीं लेते बिल्ली दोनों स्टेट्स में हो सकती है। असल में ये हर पॉसिबल स्टेट में हो सकती है, जैसा कि ज़िंदा है, मुर्दा है, उठी है, सो रही है, खेल रही है या बीमार है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अब मैं ये मिसाल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये मिसाल ही क्वांटम कंप्यूटर्स की पावर को समराइज़ करती है। क्वांटम कंप्यूटर्स पैरेलल यूनिवर्सेस में कंप्यूट करते हैं, इसीलिए ये इतने ज़्यादा पावरफुल भी है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर्स के मुकाबले में कितने फास्ट? तो इसका जवाब है बहुत ज़्यादा। एक डिजिटल कंप्यूटर पावर को बिट्स में नापते हैं, जिसमें स्पिन अप स्पिन डाउन जीरोस और वंस एक बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के मुकाबले क्वांटम कंप्यूटर्स सिर्फ स्पिन अप और स्पिन डाउन नहीं, बल्कि इनके दरमियान हर उन पॉसिबिलिटीज़ पर बात करते हैं। इसे कहते हैं एक क्यूबिट। एक क्यूबिट सब पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक ऑब्जेक्ट के स्पिन अप और स्पिन डाउन के दरमियान हो सकती है। हम हज़ारों क्यूबिट्स को क्वांटम कंप्यूटर की लेटेस्ट जनरेशन में मॉडल कर सकते हैं और उम्मीद है कि हम एक दिन मिलियन क्यूबिट्स तक पहुंच जाएंगे और तब हम एक डिजिटल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल मशीन बना लेंगे। इसे कहते हैं क्वांटम सुपरमेसी। जब हम किसी डिजिटल कंप्यूटर को एक ख़ास टास्क में आउट परफॉर्म करते हैं, ये हम कुछ ही सालों पहले अचीव कर चुके हैं। 2019 में गूगल ने ये क्लेम किया कि उन्होंने क्वांटम सुपरमेसी अचीव कर ली है। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा क्वांटम प्रोसेसर सिकामोर बनाया है जो 53 क्यूबिट्स पर बेस्ड है और जो कि क्वांटम सुपरमेसी को अचीव कर चुका है। क्वांटम कंप्यूटर्स का सबसे बड़ा मसला है डीकोहेरेंस। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ पार्टिकल्स पर मबनी होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वेव्स होती हैं। जब ये वेव्स एक साथ वाइब्रेट करती हैं तो इसे कोहेरेंस कहते हैं और इसी की वजह से क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस की जा सकती है। लेकिन जब ये कोहेरेंस से बाहर हो जाती है तो ये एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है जिसे नॉइस कहते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर को भी एब्सोल्यूट ज़ीरो पर करना पड़ता है ताकि सब कुछ बहुत आहिस्ता हो और एक ही फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करे। ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस मसले को मदर नेचर हल करती है। फोटोसिंथेसिस एक क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस है और मदर नेचर रूम टेम्परेचर पर कोहेरेंस को पैदा करती है। ये काफ़ी हैरत अंगेज़ है। जहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर्स एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर कोहेरेंस पैदा करते हैं, वहीं मदर नेचर रूम टेम्परेचर पर कोहेरेंस को आसानी से पैदा कर लेती है। एक फूल ऐसी कैलकुलेशंस कर सकता है जो कि हमारा एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। क्वांटम थ्योरी में मदर नेचर हमसे ज़्यादा अक्लमंद है। तो सच्चाई यही है कि क्वांटम कंप्यूटर की तरक्की के रास्ते में काफ़ी मुश्किलात हैं, लेकिन अगर इनके फ़वाइद को देखा जाए तो ये मुश्किलात कुछ भी नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर्स का साइंटिफिक कम्युनिटी को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन क्या आम लोगों को भी इसका कोई फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब है हाँ। क्वांटम कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा मेडिकल की फील्ड में। अब ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई कि लाइफ मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड है। इसी वजह से पार्किंसन, अल्जाइमर और कैंसर जैसी डिजीज़ पैदा होती हैं। यहीं पर क्वांटम कंप्यूटर्स काम आएंगे। वो इन डिजीज़ को मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉडल करेंगे और उम्मीद है कि वो इनका क्योर भी निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी पर्सनल उम्मीद क्या है क्वांटम कंप्यूटर्स, तो मेरी एक ही उम्मीद है कि क्वांटम कंप्यूटर पूरी यूनिवर्स की एक थ्योरी बना सके। वही थ्योरी जो आइंस्टाइन से छुपी हुई थी, जिसमें ब्लैक होल्स, सुपरनोवास और गैलेक्टिक एवोल्यूशंस को समझाने की कैपेबिलिटी हो। ये थ्योरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर सका, लेकिन शायद ये क्वेश्चन क्वांटम कंप्यूटर्स की मेमोरी में सॉल्व हो जाए। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आखिर में कीप क्वेश्चनिंग, स्टे क्यूरियस एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ।